हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमने एक वीडियो बनाया था शॉर्ट, जिसमें से आप सभी लोग को वसंत पंचमी की शुभकामनाएं दी थी। और उसी में हमने बताया था कि हम आज से ही एमपीपीएससी प्रीलिम्स के जो 10 यूनिट हैं उसमें से एक यूनिट के में पूरा कोर्स पूरा करने की कोशिश करेंगे। और डेली हम एक वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, जिससे से और प्रयास ये रहेगा कि 7 to 10 डेज में हम एक यूनिट पूरी ख़त्म कर दें। जिससे क्या होगा, जिससे मैक्सिमम यूनिट्स हम एग्ज़ाम के पहले पहले ख़त्म करेंगे। और इस जो पूरी कंप्लीट यूनिट रहेगी उसमें हम आगे उसके एमसीक्यूज़ या इस तरह की चीज़ें भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे आप लोग को पूरा उस यूनिट में कॉन्फिडेंट आ जाए और आपको लगे कि हाँ, एग्ज़ाम के पहले आपकी यूनिट पूरी पूरी तैयार है। तो हम ऐसा पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में हमने प्रयास किया है कि यूनिट 10 है जो हम लोग के, जिसमें आयोग दिए गए हैं, उस आयोग में सबसे पहले क्रम से शुरू करेंगे हम मानव अधिकार आयोग। उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। आप लोग कुछ भी डाउट हो तो आप लोग इसमें हम लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकार आयोग क्या है? देखिए, मानव अधिकार आयोग दो टाइप से हैं हमारे यहाँ। एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, जिसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं। और दूसरा है राज्य मानव अधिकार आयोग, जिसे स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं। इन दोनों की जो स्थापना है, इन दोनों की स्थापना मानव अधिकार अधिनियम के तहत ही की गई है। तो जिससे इन दोनों, इसलिए दोनों आयोग को हम साथ में लेके चलेंगे और इन पूरा कंप्लीट प्रयास करेंगे कि आपको हर एक जो फैक्ट है या इसके विषय में पूरी जानकारी है, वो हम सब आपको देने की कोशिश करें। चलिए शुरू करते हैं हम, ठीक है। आपको कुछ भी है लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं मानवाधिकार में। एक्चुअली मानवाधिकार होते क्या है, ये तो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। किसी मनुष्य को मानव होने के नाते जन्म से प्राप्त होने वाले अधिकार मानव अधिकार कहलाते हैं। मतलब देखिए, इस शब्द को समझिए, जन्म से प्राप्त अधिकार मतलब यदि वो मानव के रूप में जन्म लेता है तो उसको मानव अधिकार प्राप्त होंगे ही, चाहे वो किसी देश में हो, चाहे किसी राज्य में हो, या कहीं पर भी हो, इस पृथ्वी के कोने में हर जगह मिलेंगे। जो संयुक्त राष्ट्र है, उन्होंने भी कुछ परिभाषा दी थी मानव अधिकार के बारे में। उन्होंने ये बताया, ये अधिकार जाति, लिंग, राष्ट्रीयता, भाषा, धर्म या किसी अन्य आधार पर भेदभाव किए बिना सभी को प्राप्त है। मतलब किसी भी आधार पर, या चाहे किसी देश का नागरिक हो, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, चाहे किसी जाति का हो, धर्म का हो, उसको सभी को यह अधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि यह मानव अधिकार इसलिए प्राप्त हो कि वो मानव है, वो मानव के रूप में उसने जन्म लिया है, इसलिए उसको यह प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मानव अधिकार जनरली हम लोग समझते हैं कि हैं क्या क्या, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी कर लें। मानव अधिकार में क्या क्या शामिल है। देखिए, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, गुलामी और यातना से मुक्ति का अधिकार, काम एवं शिक्षा पाने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। मतलब इस तरह की चीज़ों को आप मानव अधिकार में शामिल कर सकते हैं। और आप लोग को जनरली आप दो शब्द सुनने को मिलते हैं, एक होता है मानव अधिकार, दूसरा होता है मूल अधिकार। मानव अधिकार क्या होते हैं? मानव अधिकार, अभी जो हमने आपसे चर्चा की है, मानव के रूप में जन्म लेने से उसको स्वतः ही यह अधिकार प्राप्त हो जाते हैं। उसमें ना ही किसी देश का, ना ही किसी राज्य की कोई भी सीमा से उसको तात्पर्य नहीं रहता कि वह मानव है, मतलब उसको अधिकार यह प्राप्त होंगे ही। दूसरी तरफ हम लोग आते हैं मूल अधिकार। तो मूल अधिकार क्या है? ये वे मानवाधिकार हैं जो किसी देश के द्वारा, एक देश की राजनीतिक सीमा होती है, उस देश के अंदर रहने वाले नागरिकों को जो अधिकार दिए जाते हैं वो कहलाते हैं मूल अधिकार। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि हर एक देश में सभी नागरिकों को मिलने वाले जो अधिकार होते हैं, मूल अधिकार, वह अलग अलग हो सकते हैं। जैसे अमेरिका में जो नागरिक हैं उनको अलग फंडामेंटल राइट्स होंगे,
भारत में रहने वाले उनके लिए अलग फंडामेंटल राइट्स होंगे, और अलग अलग देशों के आधार पर फंडामेंटल राइट्स किसी को कम किसी को ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मानव अधिकार सभी, बिल्कुल सभी के लिए बराबर होंगे, चाहे वो अमेरिका का नागरिक हो चाहे भारत का नागरिक हो। ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं क्या है। ठीक है। देखिए, एक बहुत अच्छी लाइन आप समझिए, सभी मूल अधिकार मानव अधिकार होते हैं, लेकिन सभी मानव अधिकार मूल अधिकार नहीं हो सकते। मतलब क्या हुआ, सभी मूल अधिकार मानव अधिकार होते हैं, इसका तात्पर्य यह है कि मानव अधिकार एक बहुत विशाल कॉन्सेप्ट है, और उसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, फंडामेंटल राइट्स समा सकते हैं। मतलब बड़ी विचारधारा क्या हुई, मानव अधिकार। ठीक है। अब हम लोग थोड़े इतिहास के बारे में आते हैं। 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में एक घोषणा पत्र को अपनाया गया, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव अधिकार को लेकर घोषणा की गई थी इसमें। और ये जो घोषणा है, इस घोषणा में कंप्लीट 30 अनुच्छेद हैं, और यह क्या है, मानव अधिकारों के संबंध में क्या मानव अधिकार हैं, इसके बारे में बताया गया है। मतलब शुरुआत कहाँ से होती है, 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में जो अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सार्वभौमिक घोषणा पत्र, उसके आधार पर मानव के अधिकारों के बारे में बताया गया। अब ये क्या, 10 दिसंबर, देखिए जब 10 दिसंबर का जो समय है, इसीलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। देखिए वही समय है, उस समय से ही आज भी हम लोग हर साल 10 दिसंबर में मनाते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन अपनाया गया था। ठीक है। अब देखिए 1991 पेरिस में हुई संयुक्त राष्ट्र की बैठक ने सिद्धांतों का एक समूह तैयार किया, जिसे हम पेरिस सिद्धांतों के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये पूरी अभी तक की आप लोग को कहानी समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे विकास हुआ, मानवाधिकार क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। और इन्हीं सबके विकास क्रम में हम देखें तो भारत में क्या हुआ, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 बनाया गया। देखिए जब एक एक्ट बनाया गया, उस एक्ट में बहुत सारी धाराएं रखी गई, और उसमें ये बताया गया कि इस एक्ट में आयोग कैसे बनेगा, राज्य मानवाधिकार आयोग कैसे बनेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसे बनेगा, उनके कितने सदस्य होंगे, कितने अध्यक्ष होंगे, उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होगी, ये सभी के बारे में बताया गया है इस एक्ट में। और इसी एक्ट के ही तहत जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है और राज्य मानवाधिकार, इन दोनों की उत्पत्ति हुई, मतलब संरचना बनी। ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक आपने सुना होगा मानव अधिकार परिषद, यह अंतर सरकारी परिषद है। इसका गठन 15 मार्च 2006 को हुआ। अंतर सरकारी मतलब बहुत सारी सरकार हैं, उन सरकारों को की सहमति से एक मानव अधिकार परिषद बनी। ये किसमें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के द्वारा इसका निर्माण हुआ 15 मार्च 2006 को। ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कार्य क्या है, इनके कार्य क्या है, मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण को बढ़ावा देना, मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, मानव अधिकार से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और विषयों पर चर्चा करना। कुल संख्या कितनी है, 47। सदस्य संख्या टोटल क्या है, 47 है इसकी। ठीक है। अब हम आते हैं ये मानव अधिकार संरक्षण आयोग में। अब हम पहला देखिए, दो हमने बताया था आपको, पहला एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, और दूसरा क्या है, राज्य मानव अधिकार आयोग। ठीक है। हाँ, इसमें
इसमें मेन चीजें हम लोग पहली बात समझ लें कि वर्तमान, देखिए अब हम जिन टॉपिक पे चर्चा करेंगे आप समझिए ये एग्जाम के रूप में बहुत महत्वपूर्ण है। पहला सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वर्तमान प्रमुख कौन है? अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के वर्तमान प्रमुख हैं। प्रथम प्रमुख पूछता है अक्सर एग्जाम में, तो कौन है? रंगनाथ मिश्रा। मतलब दोनों में क्या है, एक वर्तमान प्रमुख हो गए, एक प्रथम प्रमुख हो गए, दोनों के नाम आपको याद करना है। प्रथम महिला सदस्य कौन है? फातिमा बीबी आनंद। महिला सदस्य की बात करें और प्रथम महिला सदस्य की बात करते हैं तो फातिमा बीबी आनंद है। ठीक है। अब 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा मानव अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? देखो एक्ट कौन सा है? एक्ट है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 और कब बना? 12 अक्टूबर 1993 को केंद्र द्वारा। ध्यान दीजिए केंद्र द्वारा बना है। तो अभी एक शब्द आता है कि यह किसके द्वारा बनाया गया, तो आपको पता होना चाहिए यह केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया। ठीक है। अब ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार है इसका आधार क्या है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 3 के तहत इसका गठन हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसकी प्रकृति कैसे, मतलब कैसा निकाय है। अक्सर पूछता है कि यह एग्जाम में कि ये कोई आयोग का नाम दे देगा और पूछेगा ये सांविधिक है, संवैधानिक है, ये है, तो आपको पता होना चाहिए ये सांविधिक है। सांविधिक क्यों है? सांविधिक से तात्पर्य ये होता है जब सरकार एक एक्ट का निर्माण करती है और उस एक्ट के आधार पर यह एक आयोग या कोई संस्था का निर्माण करती है, तो वह उसकी प्रकृति होती है उस संस्था की, आयोग की, वो कहलाती है कौन सी? सांविधिक निकाय। मतलब संवैधानिक नहीं। देखिए संवैधानिक और सांविधिक शब्द लगभग एक जैसे होते हैं, इसलिए आप समझिए कौन सी है? सांविधिक है। सांविधिक और संवैधानिक में सीधा सा अंतर ये है कि जो संवैधानिक होता है उसकी चर्चा संविधान में दी रहती है कि निर्माण उसका इस अनुच्छेद के तहत होगा, लेकिन जो सांविधिक होता है वह क्या है? वो एक्ट के तहत ही उसका निर्माण होगा। ये बताया, क्लियर हो गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्यालय कहाँ है? मानव अधिकार भवन नई दिल्ली है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की कुछ मुख्य मुख्य धाराएं। देखिए जनरली धारा पूछता नहीं है क्योंकि यह एक्ट के बारे में, हमारे जो सिलेबस है उसमें एक्ट नहीं दिया हुआ है, हम लोग के बारे में क्या दिया? आयोग दिया है। तो आयोग में जो जो खूबियां हैं वो हम लोग ध्यान देंगे, इसलिए धाराएं हमने लिखी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको ध्यान क्या देना है? आपको ध्यान देना है कि आयोग की संरचना, आयोग कब उत्पत्ति हुई, आयोग की प्रकृति क्या है, ये सब हम लोग को देखना है। ठीक है। चलिए अध्याय 1 में क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अध्याय 2 में क्या है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन। अध्याय 2 में है धारा 3 से लेकर 11 तक दिया गया है। अध्याय 3 में क्या दिया गया है? धारा 12 से लेकर 16 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के कार्य दिए गए हैं। अध्याय 4 में दिया गया है जो धारा 17 से 20 तक है, एनएचआरसी की प्रक्रिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की प्रोसेस दी है, प्रक्रिया दी हुई है। ठीक है। फिर एक धारा 21 से 29 के बीच आते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे राज्य मानव अधिकार आयोग हो गया। मतलब दोनों की उत्पत्ति किस एक्ट से हो रही है? एक राज्य मानव अधिकार आयोग हो गया, एक राज्य मानव अधिकार, देखिए ये हो गया आपका, ये और ये इन दोनों की उत्पत्ति किससे हो रही है? इन दोनों की उत्पत्ति होती है वही एक्ट, जो एक्ट है एक्ट 1993। ठीक है। ये एक्ट 1993 के तहत दोनों की उत्पत्ति होती है। तो अब हम लोग क्या समझेंगे, मतलब दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, बस उनमें जो उनका गठन है उनकी धारा अलग अलग है। ठीक है। अब धारा 30 से लेकर 31 के बीच में मानव अधिकार न्यायालय है। अब थोड़ा सा विस्तार, इन्हीं को हम लोग थोड़ा विस्तार करते हैं कि अध्याय 2 में क्या दिया हुआ है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, धारा 3 से लेकर 11। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका गठन। गठन से ऐसा शायद ही कोई एग्जाम होगा जिस एग्जाम के तहत इस तरह के प्रश्न गठन
और गठन करने वाली समिति के बारे में न पूछा गया हो। तो आप लोग समझिए, गठन को बहुत ध्यान देना है। धारा 3 में गठन दिया है, धारा 4 में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति दी है, त्यागपत्र व हटाना धारा 5 में दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लोग गठन के बारे में थोड़ा सा विस्तार करेंगे, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अ, उससे अक्सर प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, चलिए आते हैं हम लोग। धारा 6 में पदावधि दी हुई है। धारा 7 में सदस्य के द्वारा अध्यक्ष के रूप में कार्य करना दिया गया है। धारा 8 में क्या दिया गया है? सेवा शर्तें दी गई हैं। धारा 9 में क्या है? रिक्तियां और कार्यवाही दी गई हैं। धारा 10 में क्या है? प्रक्रिया का आयोग द्वारा विनियमित किया जाना। धारा 11 क्या है? आयोग के अधिकारी व अन्य कर्मचारी। ये धाराओं के बारे में दी कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, एक बार आप हल्के निगाह से पढ़ लीजिएगा, बस हो गया। अब देखिए, आयोग क्या पूछ सकता है, ये तो आयोग को पता है, लेकिन जनरली क्या होता है, ये आयोग दिया गया है, एक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए धारा बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पूरे आयोग की बात करें तो कुल अध्याय कितने हैं? 8 अध्याय हैं। और धाराएं कितनी हैं? धाराएं 43 हैं। ठीक है, धाराएं कितनी हैं? 43 हैं। ये याद रख लीजिएगा, पूछेगा अक्सर कि कुल अध्याय कितने हैं? 8 हैं। और धाराएं कितनी हैं? 43 है। अब ये अधिनियमित कब हुआ, ये भी तिथि अक्सर पूछता है। क्या है? 8 जनवरी 1994। और लागू होने की तिथि क्या है? 28 सितंबर 1993। अधिनियमित तिथि 8 जनवरी 1994, लागू होने की तिथि 28 सितंबर 1993। अक्सर देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि लागू तो पहले हो गया है और अधिनियमित बाद में हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, जनरली क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नियम या कोई अधिनियम लागू होता है, उसके लिए संसद पास नहीं करती या संसद का सत्र नहीं चल रहा होता। उस स्थिति में क्या होता है, राष्ट्रपति एक अध्यादेश के माध्यम से उसको पास कर देता है कानून। और फाइनली जब संसद आती है और संसद क्या करती है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कानून के रूप में कंटिन्यू करती है, तो कभी कभी उसका अधिनियमित आगे की डेट हो जाती है। तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, इसके लागू होने की तिथि क्या है? आप 28 सितंबर 1993 ही करिए, और अधिनियमित तिथि 8 जनवरी 1994। ठीक है, अब धारा 3 के बारे में आते हैं। धारा 3 में क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन दिया गया है। अब इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। गठन में क्या होता है, टोटल यदि हम संरचना देखें तो पहली बात तो ये केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन होता है। और यदि संरचना में लोग कितने होते हैं, मतलब एक आयोग है, आयोग की संरचना होगी, संरचना में कुछ लोग होंगे, कुछ लोग होंगे, तो कितने लोग होंगे? कुल होंगे 13 लोग होंगे। और इसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 सदस्य होंगे और 7 पदेन सदस्य होंगे। पदेन का तात्पर्य होता है किसी भी आयोग के कुर्सी, मतलब जो पद में बैठे हुए हैं, और जो व्यक्ति उस पद में बैठेगा वो अपने आप ऑटोमेटिक इस आयोग का एक सदस्य माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष है, वो इसका अपने आप एक सदस्य होता है। मतलब जो बैठेगा, इसीलिए इसको पदेन सदस्य कहते हैं। ठीक है, अब अध्यक्ष की बात, अब हम सभी के बारे बारे में एक क्या क्या इनकी योग्यता होती है उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए। क्या है? उच्चतम न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होना चाहिए। बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है कि वह चीफ जस्टिस ही हो, पूर्व न्यायाधीश होगा। यह 2019 में संशोधन किया गया था। एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश होगा। ठीक है, एक सदस्य क्या होगा? हाई कोर्ट का कार्यरत या मुख्य न्यायाधीश होगा। मतलब जो हाई कोर्ट है उसका कार्यरत मुख्य न्यायाधीश होगा। 3 सदस्य होंगे
जो मानवाधिकार विशेषज्ञ होंगे, जिसमें से एक महिला होना आवश्यक है। अब देखिए टोटल कितने हो गए, एक सदस्य हो गया, कौन, सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो गया, एक सदस्य हो गया जो हाई कोर्ट का कार्यरत मुख्य न्यायाधीश हो गया, और तीन सदस्य मानवाधिकार विशेषज्ञ जो एक महिला जिसमें होना आवश्यक है। देखिए ये संरचना को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि ये जो संरचना है, ये संरचना अक्सर एग्जाम में आती है, इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि संरचना को आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा भी, और आप जानिएगा भी, क्योंकि क्या होता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये बड़ा फेवरेट टॉपिक है, एग्जामिनर जो होते हैं ना उनका बड़ा फेवरेट टॉपिक है, और इसके आधार पर ही आप समझिए अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन वो बनाते हैं। तो क्लियर हो गया आपका, एक अध्यक्ष हो गए, 5 सदस्य हो गए, 5 सदस्य के बाद क्या हो गए, 7 पदेन सदस्य हो गए, और टोटल यदि आप टोटल समझेंगे तो कुल कुल कितने हो गए, टोटल हो गए 13 हो गए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं इसके पूर्णकालिक सदस्यों के बारे में। ये एक पद के रूप में होते हैं, मतलब इस पद में जो भी बैठेगा, जो मतलब जो भी इसका हेड होगा इसका, वो ऑटोमेटिक क्या होगा, इस राष्ट्रीय आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य के रूप में वो अपने आप आ ही जाएगा। ठीक है, चलिए अब राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, पदेन में इसका जो हेड होगा, जो अध्यक्ष होगा, अपने आप ये क्या हो जाएगा, क्या होगा, यह इसका अध्यक्ष होगा। ठीक है, अध्यक्ष नहीं होगा, मतलब ये है कि उसका मानवाधिकार आयोग का सदस्य होगा, मतलब इसका अध्यक्ष उसका सदस्य माना जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते, सेकंड क्या है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। ये क्या है, इसका भी जो अध्यक्ष होगा, इसका भी जो अध्यक्ष होगा वो ऑटोमेटिक क्या होगा, मानवाधिकार आयोग का, राष्ट्रीय मानवाधिकार का सदस्य माना जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं हम राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग, इन दोनों के क्या होंगे, इनके भी अध्यक्ष जो होंगे यह भी पदेन सदस्य के रूप में काउंट होंगे, और यह भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य के रूप में काउंट किए जाएंगे। देखिए ये तो पहले की स्थिति थी, इसके बाद अभी 2019 में जो संशोधन हो गए हैं उसमें से 3 पदेन सदस्य को और जोड़ दिया गया है। कौन कौन जोड़ दिया गया है, देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास, ठीक है ना, 2019, हाँ ये है। ठीक है, ये हो गया, इसके भी अध्यक्ष, और दूसरा क्या हो गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष, ये भी 2019 को जोड़े गए थे, और दिव्यांग व्यक्तियों के कार्यालय के मुख्य आयुक्त 2019 में यह भी जोड़े गए थे। ठीक है, मतलब कुल कितने हो गए, 7 ये हो गए। क्लियर हो गया ना आपको अच्छे से, चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने अच्छे से समझ लिया ना, देखिए पहली बात, जो कुल 13 सदस्य होंगे, 13 होंगे। ठीक है, देखिए हाँ क्लियर हो गया, आप हम बार बार समझते हैं। देखिए 13 हो गया, 13 में क्या है, एक अध्यक्ष, अध्यक्ष क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या पदस्थ न्यायाधीश, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसमें आप सेवानिवृत्त को भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अध्यक्ष अध्यक्ष काउंट होगा। ठीक है, एक मिनट, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और 7 पदेन, इस संख्या को जरूर काउंट कीजिए। अध्यक्ष के रूप में उच्चतम जो न्यायालय है उसका पूर्व न्यायाधीश होगा, चाहे वो क्या है, सेवानिवृत्त हो
मुख्य न्यायाधीश हो या सेवानिवृत्त न्यायाधीश हो। मतलब इसके लिए पहले कंडीशन थी कि मुख्य न्यायाधीश ही हो सकता है, लेकिन अब क्या है, कोई भी हो सकता है, चाहे उसका एक न्यायाधीश हो, चाहे उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हो, लेकिन दोनों में सेवानिवृत्त होंगे, ये अध्यक्ष के रूप में होंगे। ठीक है। अब इसके बाद क्या होते हैं सदस्य। एक सदस्य क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या पदस्थ न्यायाधीश होगा। सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त या पदस्थ न्यायाधीश। ऊपर वाले में अध्यक्ष में क्या था, अध्यक्ष में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या केवल न्यायाधीश, दोनों ही स्थिति में वह यदि रिटायर्ड है तो इसमें वो आ सकता है। एक जो सदस्य होगा सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या सेवानिवृत्त, इसमें क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का, चाहे वह उसमें उसमें सुप्रीम कोर्ट में वह उसमें जज के रूप में काम कर रहा हो या सेवानिवृत्त हो गया हो, दोनों ही स्थिति में सदस्य हो सकता है। ठीक है। फिर दूसरा सदस्य हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट का पदस्थ या सेवानिवृत्त, मतलब या तो कार्यरत भी हो या उसका क्या होगा, सेवानिवृत्त भी हो। दोनों ही स्थिति में जो क्या होगा, एक मुख्य न्यायाधीश के रूप में से काम किया हो मान लीजिए, या सेवानिवृत्त, दोनों ही स्थिति में वह एक सदस्य के रूप में काम करेगा। 3 सदस्य होंगे मानवाधिकार आयोग के, उसके विषय में विशेषज्ञ होंगे, जिसमें एक महिला होगी। ठीक है। बाकी पूर्णकालिक सदस्य में आपको समझ में आ गया है। आपको एससी आयोग, एसटी आयोग, अल्पसंख्यक महिला आयोग, इनके सबके अध्यक्ष होंगे। 2019 से 3 और जुड़ गए हैं, ओबीसी कमीशन हो गया है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी हो गया है, उसका अध्यक्ष भी हो गया, दिव्यांग व्यक्तियों के कार्यालय के मुख्य आयोग 2019। ये सभी 7 ये हो गए, 5 वो हो गए, और एक टोटल कितने हो गए, 13। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्लियर हो गया। अब देखिए, ये तो बन गया है आयोग की संरचना, लेकिन इनकी नियुक्ति कैसे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति के लिए एक समिति होती है। उस समिति में क्या होता है, समिति में कौन कौन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है। उसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति होगी, जिसमें क्या होगा, लोकसभा क्या होगा, अध्यक्ष होगा, राज्यसभा का उपसभापति होगा, राज्यसभा का क्या होगा, उपसभापति होगा, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता होंगे, केंद्रीय गृह मंत्री होंगे। यह सभी क्या होंगे, इन्हीं के सिफारिश के आधार पर ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी। फिर देखिए, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, राज्यसभा का उपसभापति हो गया, लोकसभा का विपक्ष का नेता हो गया, राज्यसभा का विपक्ष का नेता हो गया, और आपका केंद्रीय गृह मंत्री हो गई और मंत्री हो गए, और प्रधानमंत्री इसमें अध्यक्षता करेंगे। इन सब की कमेटी के सिफारिश के आधार पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी। क्लियर हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज आप इन दोनों को बहुत ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान से आप इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अभी कमेटी में कौन कौन होगा, उस कमेटी की नियुक्ति कैसे होगी, ये समझ लिया हम लोगों ने। अब हम लोग समझते हैं कि इसमें यदि नियुक्ति हो जाएगी, तो यदि वो त्याग पत्र देना चाहें तो त्याग पत्र किसको देंगे, तो त्याग पत्र किसको देंगे, राष्ट्रपति को त्याग पत्र सौंपेंगे। अध्यक्ष और सदस्य जो भी अपना पद त्यागना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। ठीक है। यदि ऐसा कुछ होता है कि मान लीजिए कुछ कदाचार होता है या अक्षमता होती है, इसके आधार पर राष्ट्रपति चाहे तो अध्यक्ष या किसी भी अन्य सदस्य को क्या कर सकते हैं, उसके पद से हटा सकते हैं। ठीक है। लेकिन हटाने की एक प्रक्रिया होती है, क्या होती, ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति की इच्छा हुई और सामने वाले क्या किया, उसने हटा दिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, ऐसे मामले में राष्ट्रपति क्या करेगा, सर्वोच्च न्यायालय से क्या है, जांच के लिए भेजेगा, सुप्रीम कोर्ट में पहले भेजेगा कि ऐसा है, हमको इस मामले की जांच करनी है, आप जांच के बताइए क्या है। तो जांच के फलस्वरूप क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है यदि, तो क्या है, उनकी सलाह पर राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्य को उनके पदों से हटा सकता है। मतलब इसकी प्रक्रिया कैसी है, एक त्यागपत्र की प्रक्रिया हो गई कि यदि स्वेच्छा से अध्यक्ष और
सदस्य कोई भी अपना पद त्यागना चाहते हैं तो क्या करेंगे, ये यह एक त्याग पत्र दे देंगे और राष्ट्रपति को भेज देंगे और उसके आधार पर वह अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। लेकिन यदि वो ऐसा कदाचार करते हैं, अक्षमता करते हैं, इसके आधार पर यदि ऐसी स्थिति बनती है, राष्ट्रपति इसको हटाता है, तो हटाने की प्रक्रिया होगी, उसमें क्या होगी, सुप्रीम कोर्ट से बोलेंगे भाई एक काम करिए, अब जांच कीजिए। जांच करने पर सुप्रीम कोर्ट यदि वो क्या कहते हैं कि वो आरोप सही पाते हैं या वो स्थिति सही पाते हैं जिसके आधार पर उनको हटाया जा सकता है, तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट एक सिफारिश करेंगे कि हाँ इनको ये पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, अध्यक्ष एवं सदस्य को उनके पदों से हटा सकते हैं। ठीक है। और कुछ और भी आधार हैं, जैसे वो दिवालिया घोषित हो गए हों, अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्य क्षेत्र के से बाहर कोई भी लाभकारी मतलब किसी और पद में लाभ कमा रहे हों, शारीरिक या मानसिक अक्षमता हो, किसी न्यायालय द्वारा दोषी हो। ठीक है, ये भी कुछ कारण है जिसके आधार पर वो हटाया जा सकता है। अब क्या होता है, अब ध्यान से देखें हम लोग, तो इसकी जो कार्यकाल है, कार्यकाल के बारे में हम लोग को समझते हैं। तो कार्यकाल क्या है इसका, 3 वर्ष या 70 वर्ष। मतलब कोई सदस्य है, उसकी उम्र समझिए आप, यदि उसकी 65 ईयर्स है, तो 65 ईयर्स है तो वो क्या है, 3 साल के लिए बनेगा, तो 65 मतलब 68 तक बनेगा। ये नहीं कि अधिकतम 70 साल है तो 70 साल तक बना रहेगा, बिल्कुल भी नहीं। उसकी अधिकतम जो भी सीमा पार करेगा, या तो 70 साल पहुंच जाए या 3 वर्ष उसका पूरा हो जाए, दोनों ही स्थिति में वो क्या होगा, अपना कार्यकाल पूरा माना जाएगा। हाँ, यह पुनर्नियुक्ति के भी पात्र होते हैं। मतलब एक बार वो नियुक्ति पा ली, 3 साल काम कर लिया, 3 साल काम करने के बाद क्या कर सकते हैं, वो वापस क्या कर सकते हैं, दोबारा उसी पद पे आ सकते हैं। ठीक है, चलिए, इतना क्लियर हो गया ना आप लोग को। चलिए, अब क्या है, हम लोग थोड़ी देख लेते हैं कि ये जो मानव अधिकार आयोग है, इसकी शक्ति, ये आपको मोटा मोटा पूरा क्लियर हो गया ना। पहली बात तो आयोग कितने में सदस्य कितने होते हैं, उसमें 13 होते हैं। ठीक है, 13 होते हैं, 13 में A1+12 होगा, मतलब एक अध्यक्ष होगा, 12 क्या होंगे, सदस्य होंगे। अब यदि आप ध्यान से देखो तो इसमें इसमें क्या होगा, इनकी नियुक्ति के लिए क्या होगी, वो भी एक कमेटी बनेगी, जिसमें क्या होगा, अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। अध्यक्ष कौन हो, प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का उपसभापति, केंद्रीय गृह मंत्री, दोनों सदनों के विपक्ष के नेता, ये सब मिलकर इनके अध्यक्ष व सदस्यों क्या करेंगे, नियुक्ति करेंगे। ठीक है, कार्यकाल क्या है, 3 वर्ष या 70 वर्ष, ये क्लियर हो गया आपका ना। तो आप समझिए पूरा कंप्लीट, ये मेन मेन चीजें आप जरूर ध्यान से कीजिएगा। आप करेंगे तो देखिए बिल्कुल भी आपको कोई प्रश्न मानव अधिकार से संबंधित बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्य और शक्तियों के बारे में समझ लें। इनका कार्य क्या है, मानव अधिकार के उल्लंघन में से संबंधित कोई मामला यदि एनएचआरसी के संज्ञान में आता है, मतलब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के संज्ञान में आता है, या शिकायत के माध्यम से लाया जाता है, तो एनएचआरसी को उसकी जांच करने का अधिकार है। उसके पास मानवाधिकार के उल्लंघन से संबंधित सभी न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। मतलब कोई ऐसा इससे संबंधित यदि ऐसा कोई न्यायिक मामला है जिसमें मानव अधिकारों के उल्लंघन की बात कही गई हो, तो भी वह हस्तक्षेप करने का उसको अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, आयोग किसी भी जेल का दौरा कर सकता है, जेल के बंदियों की स्थिति का निरीक्षण एवं उसमें सुधार के लिए सुझाव दे सकता है। एनएचआरसी संविधान या किसी अन्य कानून द्वारा मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु प्रदान किए गए रक्षा उपायों की समीक्षा कर सकता है। मतलब जो जो अभी तक बहुत सारे कानून बनाए गए हैं, बहुत सारे नियम बनाए गए, उनकी भी समीक्षा एनएचआरसी कर सकता है और उसमें बदलाव की सिफारिश भी कर सकता है। एनएचआरसी मानव अधिकारों के अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान का कार्य भी करता है। मतलब कैसे बेहतर हो, अनुसंधान का मतलब होता है रिसर्च करना कि और बेहतर हो, कैसे और इनमें समस्याओं में कमी लाई जा सकती है और इनके मानव अधिकारों को बेहतर करने के लिए और क्या करना चाहिए, इस पर भी वो चर्चा कर सकते हैं।
बहुत सारे लोगों को अभी तक भी मानव अधिकारों के बारे में जानकारी है ही नहीं, और थोड़ी बहुत है तो हम कहाँ शिकायत करेंगे, क्या होगा ये नहीं पता होता। इसलिए जो आयोग क्या करता है, बहुत सारे प्रकाशन, मीडिया, सेमिनार, अन्य माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकारों से जुड़ी जानकारी का प्रचार करता है और लोगों को इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्राप्त उपायों के प्रति जानकारी के प्रति जागरूक करता है। ठीक है। आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां होती हैं। यह अंतरिम राहत भी प्रदान कर सकता है। देखिए, आयोग को जितने कार्य हैं वो भी आप ध्यान से समझिएगा, अक्सर एग्जाम में आ सकता है। अभी एक परीक्षा हुई थी असिस्टेंट डायरेक्टर की, उसमें भी ऐसे प्रश्न आ गए थे जिसमें फैक्ट नहीं आया था, कुछ कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी आ गए। तो जब तक आप अच्छे से पढ़ेंगे नहीं तो आपको पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा। इसके पास मुआवजे या हर्जाने के भुगतान की सिफारिश करने का भी अधिकार है। एनएचआरसी की विश्वसनीयता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके पास हर साल बहुत बड़ी संख्या में शिकायतें आती हैं। यह राज्य तथा केंद्र सरकारों को मानवाधिकार के उल्लंघन को रोकने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाने की सिफारिश भी कर सकता है। ठीक है। आयोग आयोग अपनी रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति के समक्ष, देखिए पूछता है अक्सर कि ये आयोग अपनी जो रिपोर्ट होती है वो किसके समक्ष प्रस्तुत करता है, तो क्या राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है, जिसे राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के दोनों सदनों में रखवाता है। मतलब क्लियर हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण पार्ट फिर से हम आते हैं कि एनएचआरसी के अब तक के सदस्य, अक्सर एग्जाम में पूछ लेगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन बना दे वो कि अभी तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष में से निम्न में से कौन नहीं रहा है, तो आपको सब याद होगा तभी तो कर पाओगे। रंगनाथ मिश्र हो गए, सबसे पहले हो गए, एम एन वेंकट चलैया हो गया, जी एस वर्मा चूंकि सतना से बिलोंग करते हैं तो ये मध्य प्रदेश का भी एक भाग हो गया कि वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। ए एस आनंद हो गया, शिवराज पाटिल पहले कार्यवाहक अध्यक्ष बने, राजेंद्र बाबू, गोविंद प्रसाद माथुर दूसरे कार्यवाहक अध्यक्ष बने, सायरिक जोसेफ तीसरे कार्यवाहक अध्यक्ष बने, के जी बालकृष्णन क्या है, यह भी एक एनएचआरसी के बहुत अच्छे अध्यक्ष के रूप में इनकी गणना की जाती है। एच एल दत्तू, अभी इसके पहले सेकेंड लास्ट इनका एच एल दत्तू का ही इनका नाम था। ठीक है। अब वर्तमान में तो आपको पता ही है वर्तमान में कौन है। हाँ, वर्तमान में इस समय कौन है, आप लोग को शायद याद है, कमेंट्स कीजिएगा। कौन है, अरुण कुमार मिश्रा जी। ठीक है। और ये जबलपुर से बिलोंग करते हैं। ध्यान दीजिए कहाँ से बिलोंग करते हैं, जबलपुर से, तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश के एग्जाम के रूप में। ठीक है। वर्तमान में यही है। अभी तक क्लियर हो गया। अभी तक हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग पढ़ा। अब हम राज्य मानव अधिकार के बारे में आते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो तो प्लीज आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग, इसका गठन भी मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत होता है, लेकिन इसकी धारा कौन सी है, 21 है। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के धारा कौन सी थी, 3 थी, जिसके तहत वो गठन होता है। 3 और 21 याद रखिएगा आप। ठीक है। इसकी संरचना क्या होती है, इसकी संरचना क्या होती है, सही मायनों में आप ध्यान देखें तो मेन होता है इसका अध्यक्ष, और अध्यक्ष के साथ क्या होते हैं, 2 सदस्य, 1+2, क्या होंगे इसकी, 1+2। ठीक है। क्लियर हो गया आपको। 1+2 में क्या होता है, 1+2 में आप ध्यान से देखें, एक अध्यक्ष हो गया और 2 क्या हो गए, सदस्य के रूप में होंगे। अध्यक्ष कौन हो, किसी हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। ये 2019 में क्या हुआ था, संशोधन हुआ था इसका, याद है आपको, शायद आपको याद होगा, लेकिन तब भी अच्छे से इसको ध्यान रखना है आपको, अक्सर पूछता है एग्जाम में वो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अध्यक्ष रूप में कौन है, हाई कोर्ट क्या है, सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश किसी भी राज्य, मतलब कोई भी, या तो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है या कोई अन्य न्यायाधीश भी हो सकता है, वो अध्यक्ष के रूप में कार्य
के लिए एलिजिबल है। ये 2019 में संशोधन किया गया था। सेवानिवृत्त या कोई अन्य न्यायाधीश। अब इसमें दो सदस्य होते हैं, इसमें एक न्यायिक होता है और एक गैर न्यायिक होता है। न्यायिक में क्या होता है, हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट होता है या पदस्थ हो रिटायर्ड हो, मतलब या तो काम कर रहा हो या वो क्या हो, रिटायर्ड हो चुका हो, इन दोनों ही स्थिति स्थिति वाला जज इसमें आ सकता है। वो हाई कोर्ट का जज चाहे पदस्थ हो या रिटायर्ड, ध्यान दीजिएगा, या तो वो काम कर रहा हो या सेवानिवृत्त हो चुका हो, अथवा अथवा 7 वर्षों के अनुभव वाला जिला न्यायाधीश। मतलब 7 वर्षों, यदि ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट जज है, उसको 7 वर्ष से कम 7 वर्ष का अनुभव है, तो भी ये वह न्यायिक सदस्य के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक, क्लियर हो गया आपको। अब गैर न्यायिक सदस्य के बारे में आते हैं। मानव अधिकारों का ज्ञाता हो, मानव के अधिकारों का जानकार भी एक सदस्य के रूप में काम कर सकता है, लेकिन वो कौन, गैर न्यायिक हो गया और एक न्यायिक हो गया। टोटल कितना हो गया, एक अध्यक्ष हो गया और 2 सदस्य हो गया। टोटल 1+2 की संरचना होती है इसकी। ठीक है। सचिव वगैरह मानवाधिकार विशेषज्ञ होते हैं। इसका मुख्यालय राज्य सरकार जहां चाहे वहां वो कर सकते, कोई फिक्स नहीं होता कि राजधानी में ही करेगा, जहां वो चाहे वो कर सकता है। त्याग पत्र हटाना और पदावधि के बारे में चर्चा कर लें यदि, तो सेम जैसे राष्ट्रपति के इसमें था कि राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा निम्न समिति की सिफारिश पर इसकी पहली बात तो नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जैसे करता था नियुक्ति, सेम ऐसी ही नियुक्ति करेगा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एक समिति रहेगी, जिसमें क्या होगा, विधानसभा अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री होंगे। कहाँ गृह मंत्री, उस राज्य के गृह मंत्री। ठीक है, उस राज्य के गृह मंत्री। ठीक है। अब विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधान परिषद का सभापति, विधान परिषद में विपक्ष का नेता। ठीक है, ये होंगे। यदि किसी भी राज्य में राज्य मानवाधिकार आयोग बनेगा तो उसमें ये सभी शामिल होंगे, इन्हीं की सिफारिश के आधार पर वो होगा। ठीक है। लेकिन यदि हम लोग केवल कहाँ की बात करें, यदि हम लोग बात करें मध्य प्रदेश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में क्या होगा, मध्य प्रदेश में ये होगा, एक अध्यक्ष होगा, विधानसभा अध्यक्ष, पहले एक सीएम तो होगा ही, देखिए एक सीएम होगा, सीएम प्लस विधानसभा अध्यक्ष, गृह मंत्री और विधानसभा के विपक्ष का नेता, मतलब ये 3 हो गए। टोटल कितने हो गए, 4 लोग हो गए। क्यों, क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में हमारे क्या है, ये नहीं है, विधान परिषद है ही नहीं, इसलिए विधान परिषद नहीं होगा। क्या होगा, ये एक सीएम और 3 सदस्य, इनके मिलाकर 4 टोटल होते हैं मध्य प्रदेश के लिए। बाकी जगह के लिए क्या होगा, जहां जहां है विधान परिषद वहां 2 और आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है। न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद होती है। सेम वही है, त्याग पत्र कौन किसको देंगे, राज्यपाल को देंगे। लेकिन हाँ, इसमें अब मेन पॉइंट आ गया है, राष्ट्रपति हटाता है। हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, किसको है, राष्ट्रपति को है। उसका आधार क्या है, साबित कदाचार। प्रक्रिया क्या होगी, सेम वही प्रक्रिया होगी। उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद वो रिपोर्ट सौंपेंगे, रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या होगा, सिफारिश होगी, सिफारिश के बाद राष्ट्रपति उनको हटा सकेंगे। देखिए, हटाने की प्रक्रिया राष्ट्रपति ही करेगा, चाहे राज्य मानवाधिकार आयोग हो चाहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो, दोनों की स्थिति में हटाने वाला काम राष्ट्रपति करता है। लेकिन त्यागपत्र अलग बात है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में कौन देता है, राष्ट्रपति को मिलेगा त्यागपत्र, और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में किसको मिलेगा त्यागपत्र, राज्यपाल को मिलेगा। क्लियर हो गया। चलिए, सेम वही पदावधि है, 3 वर्ष, 70 वर्ष, पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे ये। क्लियर हो गया ये आपको। ठीक है, अब हम लोग सबसे इसके अंतिम पड़ाव में आते हैं। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। अब हम देखिए जनरली इसके बारे में चर्चा क्यों करेंगे, क्योंकि यह हमारे प्रदेश से जुड़ा हुआ है। तो मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग, इसकी स्थापना जरूर याद रखेंगे, 13 सितंबर 1995।
मुख्यालय भोपाल और इसका जो हेड होता है ऑफिस, उसका नाम क्या है? पर्यावास भवन। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत इसका निर्माण हुआ। मैंने बताया था ना, जो भी स्टेट होता है, स्टेट में मानव अधिकार आयोग होता है, उसका गठन धारा 21 के तहत होगा, और यदि राष्ट्रीय मानवाधिकार है उसका उसका जो गठन होगा वो धारा 3 के तहत होगा। इसका मुख्य कौन है, हेड कौन है? नरेंद्र कुमार जैन। कौन है? नरेंद्र कुमार जैन वर्तमान अध्यक्ष है ये। एक ध्येय वाक्य भी क्या है? हम सब बराबर, बराबर हमारे अधिकार। इसको भी आप याद करिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश जुड़ा हुआ है ना, इसलिए ये आपका कंप्लीट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्य मानवाधिकार आयोग पूरा हो गया है। प्लीज आप लोग बहुत ध्यान से इसके एक शॉर्ट नोट जरूर बना लीजिएगा। हम हमेशा बोलते आए हैं, हमारे पहले की वीडियो में बोलते आए हैं कि प्लीज आपके जो शॉर्ट नोट्स जो होंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही एग्जाम के टाइम रिवीजन के लिए या उसमें कुछ भी चेंजेस करने होंगे वो आप आराम से कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे बेस्ट नोट्स कौन से होते हैं? खुद के होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छे से और बहुत ध्यान से आप प्लीज़ कंप्लीट कीजिएगा, और जिससे क्या होगा, ये आपके लिए बहुत बाद में काम आएगा। जो जो टॉपिक पे हमने आपको बोला है हुआ है कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसके जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है उसके, चाहे राज्य का हो चाहे राष्ट्रीय, इनका गठन, संरचना, त्यागपत्र, पदावधि, इनके बारे में जरूर ध्यान दीजिएगा। धाराओं में बहुत मत ध्यान दीजिए, कुछ ध्यान दीजिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सामान्यतः 99% संभावना है कि धारा नहीं आ सकती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आएगी नहीं, लेकिन सामान्यतः 99% जो बाकी चीजें गठन, संरचना, त्यागपत्र, पदावधि, ये सब आएगा, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करेंगे, दूसरे एक आयोग पर चर्चा करेंगे। आज के लिए कि ये इतना कंप्लीट हो गया, प्लीज आप ध्यान दीजिए और बहुत अच्छे से एक बार रिवीजन करके शॉर्ट नोट्स तैयारी कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।